सोचिए, एक बिल्कुल आम सी शाम और अचानक भारत की राजधानी का दिल एक जोरदार धमाके से दहल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और। चलिए आज इसी लाल किला ब्लास्ट की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उस वक्त वहां क्या माहौल था, इसे समझने के लिए चलिए सीधे उन्हीं लोगों की बात सुनते हैं जो वहां मौजूद थे। एक आई विटनेस यानी एक चश्मदीद का कहना था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना। मैं 3 बार गिरा, ऐसा लगा जैसे धरती फट रही हो। सिर्फ इस एक लाइन से उस पल की दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हुआ क्या था उस शाम? चलिए पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, टाइम था शाम के करीब 6:52। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और ये ऐतिहासिक लाल किले से सिर्फ 300 मीटर दूर है। हुआ ये कि ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था और तभी एक i-20 कार में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना पावरफुल था कि उसने आसपास की 5-6 गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और फिर चारों तरफ बस अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। शुरुआत में तो सब कुछ काफी कियोटिक था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ हुई, इस घटना का असली भयानक चेहरा सामने आया। इस धमाके में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 25 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। तो जैसे ही शुरुआती शौक थोड़ा कम हुआ, सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में था वो ये था कि ये हुआ क्या? क्या ये महज एक भयानक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? अब देखिए, जांचकर्ताओं के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ कुछ चीजें इसे एक हादसा बता रही थीं, जैसे शुरू में कहा गया कि गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर फटा होगा और मौके पर सड़क में कोई गड्ढा भी नहीं बना था, ना ही विक्टिम्स के शरीर पर कीलें या तार जैसी कोई चीज मिली। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें थीं जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थीं। धमाका इतना जोरदार था कि मेट्रो स्टेशन के शीशे तक टूट गए। और सबसे बड़ी बात, लोकेशन, लाल किले जैसी सिंबॉलिक जगह को चुनना यह महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो सरकार की तरफ से फौरन कोई बयान क्यों नहीं आया कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है? ये जो चुप्पी थी ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। और असल में जो असली इशारा मिला वो सरकार के एक्शन से मिला। और सरकार ने जो कदम उठाए वो बहुत तेज और बहुत बड़े थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि इसे कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं माना जा रहा। आप देखिए कौन कौन सी एजेंसियां मौके पर उतरी। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NSG देश के सबसे एलीट कमांडोज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, मतलब देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव और काउंटर टेररिज्म मशीनरी को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा सिग्नल था कि इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जा रहा है। और ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। फौरन ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यहां तक कि केरल जैसे बड़े बड़े राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब चिंता की लहर पूरे देश में फैल गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर थे। वहां से उन्होंने एक बहुत ही सख्त संदेश दिया और एक दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने अपना बयान इंग्लिश में खत्म किया। ये एक तरह से पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए था कि भारत इस मामले में पीछे नहीं हटेगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री का इस मामले पर बोलना यह भी दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। तो सवाल यह है कि सरकार और एजेंसियां इतना तेजी से और इतने बड़े लेवल पर क्यों रिएक्ट कर रही थीं? क्या उनके पास पहले से कोई इंटेलिजेंस थी? इसका जवाब हमें मिलता है उन घटनाओं से जो इस धमाके से ठीक कुछ दिन पहले हुई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धमाके से ठीक पहले के कुछ दिनों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने देश भर में रेड्स करके करीब 2900 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान जब्त किया था। जी हां, 2900 किलो। असल में यह सब एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था जिसे नाकाम किया जा रहा था। देखिए कैसे पुलिस ने फरीदाबाद, लखनऊ, सहारनपुर जैसी जगहों पर कई लोगों को गिरफ्तार किया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई लोग पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स तक शामिल थे, जिनके लिंक आतंकी गुटों से बताए जा रहे थे। सिर्फ फरीदाबाद में ही एक रेड में 360 किलो एक्सप्लोजिव, एक असॉल्ट राइफल, टाइमर, सब कुछ मिला। और अधिकारियों ने इसके तार सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे बैन किए गए आतंकी संगठनों से जोड़े। तो अब जब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो लाल किला ब्लास्ट एक अलग थलग घटना नहीं लगता।
ऐसा लगता है कि ये उसी नाकाम किए जा रहे टेरर मॉड्यूल का एक हताशा भरा कदम था। तो जाहिर है ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था, ये देश के एक प्रतीक पर था, और इसीलिए इसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। हमें ये समझना होगा कि लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या एक पुरानी इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं। ये भारत की आज़ादी और उसकी ताकत का प्रतीक है। तो इसके इतने पास हमला करना, इसे सीधे सीधे भारत की सत्ता को चुनौती देने जैसा माना जाता है। और देखिए, दुनिया भर से रिएक्शंस भी तेजी से आए। भूटान के राजा ने तो पीड़ितों के लिए देश में प्रार्थनाएं करवाईं। इजराइल ने साफ साफ कहा कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका जैसे कुछ देश शुरू में थोड़ा सतर्क थे, वो और जानकारी का इंतजार कर रहे थे। और CNN, द गार्डियन जैसे बड़े ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स ने भी इसे कवर किया, और जैसे जैसे टेरर एंगल साफ होता गया, उनकी रिपोर्टिंग भी बदलती गई। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देश जवाब मांग रहा है। इस सांकेतिक हमले का इंसाफ कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये घटना अपने पीछे एक और भी जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब एक इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया जा रहा था, उसके बावजूद देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में ये हमला आखिर हो कैसे गया। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत की सुरक्षा नीतियों पर जरूर असर डालेगा।